Hi, welcome back learners. Welcome to Code Rangers, our coding buddy channel. तो लर्नर्स हम लोग फुल स्टैक जावा डेवलपर सीरीज चला रहे थे और उसी रिगार्ड में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले बैक एंड डेवलपमेंट हम लोग सीख रहे हैं एंड इन दैट रिगार्ड लास्ट हमने क्यों हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज करते हैं, वाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने देख लिया था। एंड इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग बैक एंड में एक लैंग्वेज सीख रहे हैं जो कि जावा। ओके, सो जावा ही क्यों सीख रहे हैं? ओके, हाल ही देर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेजेस है मार्केट में, लेकिन हम लोग जावा क्यों सीख रहे हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है। ओके, सो हम लोग क्यों जावा सीख रहे हैं, वही जावा। बिफोर दैट एक बार हम लोग जावा का थोड़ा बहुत हिस्ट्री देख लेते हैं। ओके, जावा ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था इन द ईयर ऑफ 1991। ओके, 1991 में सन माइक्रो सिस्टम्स करके कंपनी थी। ओके, उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। ओके, कि सेट टॉप बॉक्सेस को हम लोग प्रमोट करेंगे। ओके, जब तक कि आई बिलीव इंडिया में सेट टॉप बॉक्स आए भी नहीं थे, और सुना है कि उस स्टेट में भी जब तक सेट टॉप बॉक्स थे नहीं, इसी कंपनी ने फर्स्ट इनिशिएटिव लिया था। तो ये लोग एक ऐसा लैंग्वेज बना रहे थे, ओके, जिसको यूज करके वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे जो सॉफ्टवेयर हर मशीन पर चलेगा। ओके, सो उन्होंने हायर किया था एक टीम को, और उस टीम का लीडर था सडनली भूल गया यार उनका नाम। हिज नेम इज जेम्स गॉसलिन। ओके, जेम्स गॉसलिन। जेम्स गॉसलिन जी ने इस टीम को लीड किया था जिन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाया था। ओके, एंड उन्होंने, उनकी टीम का नाम था ग्रीन टीम। ग्रीन टीम। एंड उन्होंने जब सॉफ्टवेयर का नाम लगाया था ग्रीन टॉक, फर्स्ट जावा का नाम क्या था? ग्रीन टॉक। एंड उसका एक्सटेंशन जब हम लोग सेव करते थे उस फाइल को डॉट जीटी के नाम से सेव करते थे। ओके, एंड फिर बाद में लेटर उन्होंने ओक करके नाम दिया था। ओके, फिर बाद में फाइनली उन्होंने बिफोर रिलीजिंग द ओरिजिनल वर्जन इन 1995 में जब वो ऑफिशियली लॉन्च कर रहे थे, ओक को मार्केट में ला रहे थे, जब उन्होंने फिर से नाम चेंज किया एंड नाम दिया गया जावा। और ये जावा, ये नाम उन्होंने कैसे लिया, इसके पीछे कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन जब ये टीम ना काम करते थे, वो लोग एक टी पीते थे, मतलब ओके, और उस टी का जो मतलब पाउडर जो लोग यूज करते थे, टी पाउडर, वो एक आइलैंड से आता था स्पेसिफिकली, उस आइलैंड का नाम ही था जावा। ओके, सो कुछ बड़ा लॉजिक नहीं है, एंड इसके बीच में मतलब नाम के पीछे कोई वो बड़ा सोच विचार नहीं है उन लोगों का, क्यों जावा रखा। ठीक है, सो ये था रीजन जावा नाम रखने का, और ये नाम नाम है एक आइलैंड का। क्लियर? एंड 1995 में जब ये ऑफिशियली रिलीज किया उन्होंने, इन्होंने उसको ओपन सोर्स किया था। जावा को ओपन सोर्स इसलिए किया था क्योंकि बाकी और कंप्यूटर साइंटिस्ट जो है उनकी तरफ से वो भी कंट्रीब्यूट करे, जावा को और भी बेहतर बनाए। फिर लेटर अभी ओरेकल ने फिर एक्वायर कर लिया जावा को, अभी ओरेकल है इसका बॉस। क्लियर? तो हम लोग जावा क्यों यूज करते हैं, इसके ऊपर अभी हम लोग एक बार ध्यान देंगे। वाई शुड वी लर्न जावा? ठीक है, जावा का सबसे बड़ा मेन स्पेसिफिक फीचर ये है, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, वोरा बोलते हैं जिसको, राइट वंस रन एनीवेयर। ओके, राइट वंस रन एनीवेयर इन द सेंस क्या होता है? ओके, आप ये फ्लो चार्ट देखो एक बार। जब हम लोग जावा का एक फाइल बनाते हैं, ओके, एक्सटेंशन ऑब्वियसली हम लोग डॉट जावा ही देंगे, क्योंकि जिस भी सॉफ्टवेयर में हम लोग काम करते हैं, जैसे एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं तो डॉट डीओसी करके हम लोग सेव करते हैं, एक्सेल में करते हैं तो डॉट एक्सएलएस। ऐसे ही जावा में हमने अगर एक फाइल बनाई है तो ऑब्वियसली डॉट जावा करके उसका एक्सटेंशन रहेगा। क्लियर? लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एग्जीक्यूट होती है ना, रिजल्ट लाकर देती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो अभी हमने को ये डॉट जावा फाइल को करना क्या, हमको अभी इसको हमारी मशीन को देना है, ताकि हमारी मशीन इस कोड को पढ़े और हमको आउटपुट दे। ओके, सो अगर मशीन अगर अभी हमारे कोड को पढ़ना है, तो हमने तो कोड इंग्लिश में लिखा है, तो मशीन लैंग्वेज में कैसे ट्रांसलेट होगा सर? हमने लास्ट लेक्चर में देखा था ना, लैंग्वेजेस में जब हम लोग कोड लिखते हैं, सिंटैक्स लिखते हैं, उसको कंपाइलर कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, जीरोस एंड वंस में बदलता है। तो जावा का भी अपना खुद का एक कंपाइलर है, जिसका काम है मशीन लैंग्वेज में बदलना हमारे लिखे गए कोड को। ओके, एंड जब ये कंपाइलर मशीन लैंग्वेज में नहीं बदलता है, किसका कंपाइलर? जावा का कंपाइलर। जावा का कंपाइलर एक अलग फाइल देता है हमको, जिसको हम लोग बाइट कोड बोलते हैं। ओके, इट इज बाइट कोड का नाम
सेम हमारे फाइल नेम के साथ ही होता है, बस इसका एक्सटेंड चेंज होता है, डॉट क्लास हो जाता है। ओके, और ये डॉट क्लास वो फाइल है जो कि बाइट कोड है। ओके, लेकिन ये मशीन रीडेबल नहीं है। ओके, सो फिर मशीन कैसे एग्जीक्यूट करेगी सर इस डॉट क्लास फाइल को? ओके, जावा का डॉट जावा फाइल को जावा के कंपाइलर ने डॉट क्लास फाइल में बदल दिया जो कि बाइट कोड है, तो इसको मशीन कैसे रीड करेगी? ओके, तो हमारे जावा के केस में क्या होता है, इस डॉट क्लास फाइल को रन करने के लिए हमारे सिस्टम में हम लोग को जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होना जरूरी है। ये जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इस डॉट क्लास फाइल को लोड करेगी, रन करेगी, फिर मशीन लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करेगी जो कि 0 एंड 1 है। ओके, एंड इस JRE में JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन बोलते हैं इसको। ओके, ये जावा वर्चुअल मशीन ही इस डॉट क्लास के फाइल में जो बाइट कोड है लाइन बाय लाइन इसको रीड करके एग्जीक्यूट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है 0 एंड 1 में, जब जाके मशीन हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के आउटपुट देती है। ओके, नेक्स्ट है लास्ट लाइन देखना ग्राफ में, JVM। मान लो अभी आपने ये जावा डॉट जावा फाइल को आपने कंपाइल कर लिया, डॉट क्लास फाइल ले लिया, और आप इसको डॉट क्लास फाइल को आप रन करना चाह रहे हैं विंडोज में, क्योंकि आप विंडोज यूजर है। ओके, सो अगर आपके पास JRE है तो ये JRE क्या करेगा, इस डॉट क्लास फाइल को, ओके, यानी कि जो बाइट कोड है इसको वो ओपन करेगा, लोड करेगा, फिर उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन कौन सी मशीन के कोड में कन्वर्ट करेगा? विंडोज मशीन में कन्वर्ट करेगा, ताकि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम उसको समझ पाए और रन कर पाए। अगर आप मैक यूजर हैं तो ये JRE क्या करेगा, मैक मशीन उसको समझ पाए उस प्रकार से वो कन्वर्ट करके देगा कोड को। अगर आप लाइनक्स यूजर हैं तो लाइनक्स फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करके देगा। ये है नंबर 1 स्पेशलिटी हमारे जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की। ओके, इसीलिए क्या बोलते हैं जावा को, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि आप एक कोड एक बार लिख दो, ओके, उसको कंपाइल कर दो और डॉट क्लास फाइल ले लो, ओके, और JVM को दे दो। JVM किसी भी मशीन में हो, ये डॉट क्लास फाइल को वो रन करेगा और उस मशीन को जैसे समझ में आए ऐसा कोड वो उस मशीन को देगा, फिर मशीन क्या करेगी, उसको रन करेगी। ओके, नाउ तो ये क्या सर, ये फीचर फिर बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती है? बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके पास मतलब JRE अलग से उनका नहीं है ना, तो वो क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होते हैं। कुछ लैंग्वेजेस जैसे आपने अगर आपने कोड लिख दिया तो ओनली विंडोज में ही रन होगा। ओके, एंड कुछ लैंग्वेजेस का कोड मैक में रन होगा, कुछ लैंग्वेजेस का लाइनक्स में ही रन होगा, बाकी विंडोज और मैक में वो रन नहीं होगा। लेकिन जब हम जावा में आ जाते हैं, जावा का केस ऐसा नहीं, एक बार फाइल कंपाइल हो गई, डॉट क्लास फाइल आ गया, बाइट कोड आ गया, फिर उसको JRE को दे दो, JRE जिस भी मशीन में है उस मशीन में उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ओके, ये है वंडरफुल फीचर ऑफ जावा। नेक्स्ट फीचर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है सर? आप लोग आजकल सुन रहे होंगे ऊप्स ऊप्स करके बोलते हैं, जो कि अभी फेमस है। ऊप्स मींस नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले हम लोग एक बार देखते हैं पहले कोड कैसे लिखा जाता था। एक जमाने में कोड कैसे लिखते थे, ओके, ऐसे नंबर ऑफ कोड्स वो लोग लिखते जाते। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, अजम्पशन है। ओके, ओके, जैसे अभी मान लो अगर आप नंबर ऑफ कोड्स ऐसे लिख रहे हो, एक एप्लीकेशन आपने डेवलप कर लिया, ओके, एक शॉपिंग कार्ट बना लिया आपने, ओके, आपने ऐसे एक शॉपिंग कार्ट ऐसे आपने मान लो आपने बना लिया। नाउ अगर देखा जाए तो कल के दिन अगर इस लाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आने लगी, ओके, अभी कोड तो पूरा नहीं चलेगा, ओके, और प्रॉब्लम कहां आ रही है वो भी आपको पता नहीं लगेगा। आपको हर लाइन को चेक करना पड़ेगा कहां गलत आ रहा है। ओके, अगर मान लो यही कोड एक लाखों में लाखों लाइन्स में लिखा हुआ है, जब आपको एरर फाइंड आउट करने में कितना टाइम लगेगा? ओके, सो ये था जनरल रूल कोड लिखने का। इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इंट्रोड्यूस किया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, और उन ऑब्जेक्ट्स में आप कोड लिखते हो। अभी मान लो ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, इसका नाम
सपोज शॉपिंग रख देते हैं। ओके, ये है हमारा शॉपिंग और ये इस फाइल को हम लोग लगाते हैं। ओके, यहां इस ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, यूजर को लॉग इन कर पाए ऐसा कोड हम लोग लिख रहे हैं। ओके, और इस ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, आफ्टर लॉगिंग वो शॉपिंग कर पाए, ये वो कोड है। ओके, अब कल के दिन अगर यूजर को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा ये लॉगिन वाले कोड में चला जाएंगे क्योंकि हमने अलग लिखा हुआ है। एंड अगर कल के दिन यूजर को शॉपिंग करने में दिक्कत आ रही है तो हम लोग सीधा शॉपिंग वाले कोड में चले जाएंगे। अभी यहाँ कितना इजी हो जाएगा हम लोग का एरर फाइंड आउट करना, अगर यही पूरा कोड एक ही लाइन में लिखा हुआ है। ओके, तो प्रॉब्लम कहां रहे कैसे पता लगेगा, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ट्रैक करने में, क्योंकि हम लोग जब एप्लीकेशन बनाते हैं हजारों हजारों लाइन्स में हम लोग कोड लिखते जाते हैं। ओके, क्यों ना अभी हर काम का अपन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना लें। ओके, जैसे लॉगिन एक काम है तो इसका कोड पूरा एक हमने अलग ऑब्जेक्ट बना लिया उसमें कोड, और शॉपिंग एक अलग काम है इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया उसमें कोड लिख दिया टोटल शॉपिंग रिलेटेड। अभी एरर आया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट में एक बार देख लेंगे, यहाँ तो कोई एरर नहीं, फिर से एक बार ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे सीधा। ओके, ऐसे हम लोग इजिली वर्क कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और इसके ऊपर डीपली अपन आगे आगे लेक्चर्स में देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे काम करता है। और यही नहीं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का दूसरा मेन फीचर्स भी है, जैसे एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इंप्लीमेंटेशन यूजिंग इंटरफेस, ये सभी टॉपिक्स के ऊपर अपन डिस्कस भी करेंगे। ओके, तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रोबास्ट भी बोलते हैं। ओके, ये रोबास्ट क्या है, ये स्लाइड देखना, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग। ओके, स्ट्रॉन्ग टाइपिंग इज नथिंग बट हम लोग इसको स्टैटिकली और स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं। ओके, क्यों स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज बोलते हैं, जब हम जनरली जब हम लोग लैंग्वेजेस में काम करते रहते हैं, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा देते हैं हम लोग। ओके, उस डेटा के ऊपर ही हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे फॉर सपोज अभी मेरे पास 10 है और 20 है। ओके, अभी मुझे 10 और 20 जो मेरी डेटा है इसका मुझे आउटपुट चाहिए, क्या आउटपुट चाहिए, इस डेटा को मुझे ऐड करना है। ओके, ऐड करके आउटपुट क्या आएगा मुझे वो जानना है। तो अभी ये डेटा जो है ना मुझे कंप्यूटर को देनी है, अगर कंप्यूटर को देनी है तो मैं क्या कर रहा हूँ, कंप्यूटर को कैसे दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शन, मैं एक लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जिसमें मैं इंग्लिश में सिंटैक्स लिख रहा हूँ। ओके, और उस लैंग्वेज का नाम है जावा। ओके, तो जब जावा को मैं अगर ये 10 दूंगा, ओके, तो हमको करना क्या पड़ेगा, एक स्पेस बनाना पड़ेगा हमारा, जैसे num1 इज इक्वल टू 10। ये num1 क्या होगा, ये एक हम लोगों ने एक स्टोरेज यूनिट क्रिएट कर दिया। ओके, या फिर एक ये समझ लो कि हमने एक बॉक्स बनाया, हमारे पास मेमोरी है, उस मेमोरी में से थोड़ी बहुत मेमोरी हम लोगों ने ले ली। ओके, और उस मेमोरी का नाम हम लोगों ने num1 रख दिया। नेक्स्ट दूसरा हमको चाहिए num2, इसमें हम लोगों ने 20 रख दिया। नेक्स्ट फिर से दूसरा एक यूनिट बनाएंगे हम लोग जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे, num1 प्लस num1 प्लस num2 बोलेंगे। इसमें तीसरे वाले स्टोरेज में क्या आएगा, हमारा रिजल्ट आएगा। ओके, तो अभी जब मैं इस फाइल को कंपाइल करूंगा, ओके, कंपाइल करूंगा क्योंकि ये तो कोड मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि ये मशीन कोड में बदलना है तो इसको मुझे कंपाइल करना है। ओके, जब मैं इसे कंपाइल करूंगा, कंपाइल करते समय कंपाइलर ये देखेगा, ओके, ठीक है, ये 10 तो इंटीजर है और इस num1 में जा रहा है, तो num1 में जो डेटा जा रही है वो एक इंटीजर है। ओके, तो कंपाइलर जावा का रूल क्या है वो देखता है। ओके, हम लोग को num1 में इस यूनिट में किस टाइप की डेटा जाएगी वो हमको लिखना होता है। ओके, इस num1 में स्टोरेज यूनिट में इंटीजर टाइप डेटा जाएगी और वो डेटा क्या है, 10 है, क्योंकि वो एक इंटीजर है इसलिए num1 का डेटा टाइप हमने इंटीजर दिया। ये जावा का सिंटैक्टिकल रूल होता है। सेकेंड वन, इंट num2 20, क्योंकि इस num2 में भी डेटा जो है इंटीजर टाइप जा रही है और वो डेटा है 20, सो इसलिए num2 का भी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, INT।
ओके सर, इतना डिटेल में हम लोगों को लिखना पड़ता है क्योंकि जावा स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। ओके सो स्टैटिकली टाइप नहीं है, कुछ लैंग्वेजेस होती है डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। डायनेमिकली टाइप मीन्स हम लोग को डेटा टाइप नहीं देंगे तो भी चलेगा। रन टाइम में क्या होगा, ओके क्योंकि फाइल क्या होती है, पहले कंपाइल होती है फिर बाद में रन होती है। हमारे केस में क्या हो रहा है, पहले जावा कंपाइलर फाइल को कंपाइल करता है, फिर इस कंपाइल्ड फाइल को डॉट क्लास फाइल को कौन रन करता है, जेआई। लेकिन दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ फंडा अलग होता है। वो क्या करती है, कंपाइल के बाद रन होता है ना, जैसे हमारा जेएमएल फाइल को रन कर रहा है, जब वो भी रन करती है ना वो लैंग्वेजेस, जब वो देखती है इस नम1 में इसका डेटा टाइप तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन इसमें डेटा जो है ना 10, ये इंटीजर टाइप है, तो इस नम1 को ऑटोमेटिकली वही आईएनटी करके अज्यूम कर लेती है रन टाइम में वो लैंग्वेजेस। ओके लेकिन जावा का केस ऐसा नहीं है, हमको हर चीज डिटेल में लिखना होता है। ओके इतना डिटेल में अगर हम लोग लिख लेते हैं ना, तो जब क्या होता है, इससे क्या फायदा सर, रन टाइम में अगर डायनेमिकली जैसे दूसरी लैंग्वेज ले रही है, अगर हमारा जावा भी ले ले, ऐसी डायनेमिकली ले ले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग को भी लिखने में इतना दिक्कत नहीं रहेगा, इन शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन केस ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, डायनेमिकली जब लैंग्वेजेस वैल्यूज ले लेती है ना, वैल्यूज लेके डेटा टाइप्स लगा लेती है ना, 100% प्रॉब्लम्स आने के चांसेस होता है। ओके अगर जैसे हम लोग जावा में से डेटा टाइप लिख दिया, तो एक कंपाइल टाइम में ही, रन टाइम में जाने से पहले कंपाइल टाइम में ही इस नम1 को ये वैल्यू असाइन हो जाएगा, 10 का ये वैल्यू जो है ना असाइन हो जाएगा, और रन टाइम में जस्ट ये वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगा, num1 प्लस num2। ओके अगर आप ये इंटीजर नहीं दोगे जैसे दूसरे लैंग्वेजेस में होता है, रन टाइम में क्या होगा, पहले num1 को डेटा टाइप इंटीजर दिया जाएगा, फिर बाद में उसमें ये 10 रखा जाएगा, num2 में डेटा टाइप इंट दिया जाएगा, फिर बाद में इसमें इंटीजर वैल्यू जो है हमारा 20 ये रखा जाएगा, फिर फाइनली ये रिजल्ट में फिर कैलकुलेट होगा। ओके लेकिन जावा में वो सीन नहीं है ना, कंपाइल टाइम में ये वैल्यूज उनको मिल जाएंगी। ओके एंड रन टाइम में वेरी सिंपल, ये एक लाइन एग्जीक्यूट होगी बस। ओके कितना टाइम सेव है, और एज वेल एज रीडेबिलिटी भी यहाँ इंक्रीज होता है, यहाँ क्या चल रहा है हम लोग को इजीली समझ में आता है, इसलिए जावा को क्या बोलते हैं, इजी टू रीड एंड इजी टू राइट। ओके सो ये था हमारा स्ट्रांगली टाइप। नेक्स्ट ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। ऑटोमेटिक मेमोरी ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट मींस, अब देखिए हम लोग जब भी मेमोरी का यूज करते हैं ना, ये मेमोरी जो है ना, ये रैम में, रन टाइम में रैम में जाती है। ओके रैम में वैल्यू जब टेम्पररी होल्ड होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट लेक्चर में, टेम्पररी डेटा कहां स्टोर होती है, रैम में स्टोर होती है, जब हम सेव करते हैं जब हार्ड डिस्क में जाती है। तो यहाँ हमारे केस में भी जब हमने 10, 20 दो डेटा को हमने यूज किया, तो num1 num2 जाकर रैम पे स्टोर होते हैं। ओके और num1 में 10 होता है, num2 में 20 होता है। नेक्स्ट RES में num1 प्लस num2, रिजल्ट आ गया। ओके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, आउटपुट हमारे पास बराबर आ गया है, अभी खत्म। फिर ये जो टेम्पररी रैम में जो डेटा है, इसका हमको करना क्या है, ओके स्टोर तो हम लोग नहीं करेंगे, क्लियर। तो ये डेटा का हमको करना क्या है, जब भी जावा का गार्बेज कलेक्टर करके एक फीचर है, ओके वो पिक्चर में आ जाता है, और रैम में जो भी डेटा हम लोगों ने यूज किया है ना, उस सबको वो डिलीट कर देता है। इसलिए क्या होगा, रैम में फिर मेमोरी टेम्पररी जो होल्ड हो रही है वो नहीं रहेगी। वेरी क्लियर, ये गार्बेज कलेक्टर वो काम कर देता है। ओके ये मेमोरी लीक्स होने से रोकता है, ओके सोर्स क्रैशेस होने से रोकता है। सोर्स क्रैशेस क्या है सर, मेमोरी लीक्स क्या है सर, ये जब हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन करेंगे, जब मैं आपको एडवांस जावा टॉपिक में ये वेरी क्लियरली बताऊंगा। ओके एंड थर्ड वन देखे, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग, पहले एक्सेप्शन क्या है सर, ओके आप ये num2 के जगह एक काम करना, 0 ले लो, और रिजल्ट में हम लोग क्या करेंगे, अभी एडिशन कर देना, अभी हम लोग एक बार डिवीजन करेंगे। क्लियर, अभी जनरली 10 डिवाइडेड बाय 0 ये सही है क्या, नहीं है ना, लेकिन क्या करेंगे, हमारे पास मल्टी टैलेंटेड यूजर्स आते हैं समटाइम्स, वो लोग ये भी करके देखेंगे, मैं 10 डिवाइडेड बाय 0 करके देखता हूं क्या है। ओके लेकिन सम लैंग्वेजेस में क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा लेकिन उसको कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। ओके तो यूजर सोचेगा ये एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, लेकिन हमारा जावा में ऐसा नहीं है। अगर हम लोग ऐसा कुछ गलती कर देते हैं ना, वो एक एक्सेप्शन दे देता है, ऐसे केस में वो देगा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और एक छोटा मोटा अनाउंसमेंट भी देगा, कैनॉट डिवाइड बाय 0। ओके ये हम लोग के लिए, डेवलपर को ये देखते ही हमको ये समझ में आ जाएगा
कि अच्छा 10/0 ये मैं नहीं कर सकता, ये गलत है। ओके, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। ओके, लेकिन यूजर के आगे अगर ये एक्सेप्शन आ जाए, क्या वो इसको समझ पाएगा क्या? अगर हाँ टेक्निकल बंदा होगा वो समझ जाएगा लेकिन जो नॉन टेक्निकल है उनका क्या, उनका नहीं समझ। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन तो जावा ने बता दिया, लेकिन अब हम इसको हैंडल भी कर सकते हैं। हैंडल मीन्स यूजर को क्लियरली समझ में आ जाए। हम लोग ऐसा कुछ मैसेज लिख सकते हैं, ऐसा करके कुछ लिख सकते हैं ताकि यूजर को पढ़ते समय क्लियरली समझ में आ जाए। ओके, सो इसको हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं। क्लियर? लेकिन अगर ये एक्सेप्शन ही ना रहे तो यूजर को कुछ समझ में आएगा क्या? नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये एक बेस्ट फीचर है जावा का, एक्सेप्शन हैंडलिंग, और इसको हम लोग आगे सीखेंगे भी। एक्सेप्शन हैंडलिंग अलग से टॉपिक रहेगा, जब वो आएगा मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस बताऊंगा और उनका हैंडल कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ओके, एंड सिक्योर डिजाइन, फ्यूचर पॉइंटर्स, जेवीएम होता है इसका। ओके, जेवीएम आर्किटेक्चर होता है, मैं बताता हूं। देखिए, ये था हमारा रोबोस्ट। रोबोस्ट में हम लोगों ने लास्ट पॉइंट किया हमारा सिक्योर डिजाइन। ओके, सिक्योर डिजाइन मींस ये जेवीएम के आर्किटेक्चर की बात कर रहा है, मैं आपको बताता हूं। ये रहा हमारा जेवीएम। जब जेवीएम के पास फाइल जाती है, कौन सी फाइल जाती है? डॉट क्लास। जब करता क्या है, वो कुछ कंपोनेंट्स को यूज करता है। ओके, मेनली क्लास लोडर सबसिस्टम, रन टाइम डेटा एरिया, एग्जीक्यूशन इंजन, नेटिव मेथड, इंटरफेस। ओके, और ये कब कब किस किस को कैसे कैसे यूज करेगा मैं आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले आपको अगर इनके बारे में जानना है तो थोड़ा बहुत आपको कोडिंग का नॉलेज चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्लास लोडर सबसिस्टम के बाद फिर क्लास लोडर सबसिस्टम के ये कुछ कंपोनेंट्स है। पहले वो डॉट क्लास फाइल को लोड करता है, फिर लिंकिंग करता है, फिर इनिशियलाइजेशन करता है। इन स्टेप्स में क्या क्या होते हैं, चेंजेस के साथ मैं आपको रियल टाइम दिखाऊंगा। नेक्स्ट फाइनली आके हमारे पास रन टाइम डेटा एरिया स्टेज। ये जो रन टाइम डेटा एरिया ना, ये इसके बारे में है। ओके, इसमें फिर मेथड एरिया, हीप, ओके, स्टैक, पीसी रजिस्ट्रेशन, नेटिव मेथड स्टैक्स, ये कंपोनेंट्स है हमारे डेटा एरिया के, रन टाइम डेटा एरिया के। तो ठीक है, ये कब कब कैसे कैसे यूज होगा, डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स, या फिर हाँ ऊप्स कॉन्सेप्ट जब स्टार्ट होगा ना, मैं फिर से इस टॉपिक के ऊपर आऊंगा। क्लियर? ये पूरे जो अभी जस्ट मैंने अभी इंट्रोड्यूस दिए हैं, जेवीएम के कंपोनेंट्स, क्लास लोडर के कंपोनेंट्स, रन टाइम डेटा एरिया कंपोनेंट्स, ये सभी पूरे जब हम लोग डिस्कस करेंगे और इनका वंडरफुल तरीके से हम लोग जानेंगे भी। ओके, सो ठीक है, आई होप ये लेक्चर अच्छा रहा, क्यों हमको जावा सीखना है। ओके, सो लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इसको सब्सक्राइब करना और उन लोगों को भी शेयर करना जिनको आपको लगता है कि हाँ इनको ये इनके लिए यूजफुल रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर। अंटिल देन, हैप्पी लर्निंग।